नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दौरों का प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां। ठीक है, इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस जारी है और पेपर आपका बहुत नज़दीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इस प्रैक्टिस बैच के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं। अब फिर वो लोग पूछते हैं कि जो इसकी PDF है वो कहाँ मिलेगी। जो PDF है वो आपको कहाँ मिलती है? व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप SMS कर सकते हैं। एक बार नंबर आपको बता दिया जाएगा। नंबर है 7417655400। जब आप इस पर हाई करके SMS करेंगे और वहां पर अपना नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं वो चीज लिखेंगे तो आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐड उसी को किया जाएगा जिसने बैच को परचेस किया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन 50 क्वेश्चनों को। आज के जो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब तो आपको पैटर्न पता चल ही गया होगा। 1 से लेकर 50 तक फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री रहते हैं और 51 से लेकर 100 तक बायोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन रहते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन आज का है, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्य में होता है। भैया पूछ रहा है इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो होता है टक्कर, है ना, संघट्य मतलब होता है टक्कर। बोले जब पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उस समय क्या होता है? क्या संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं? भैया नहीं, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों अक्सर असंरक्षित रहती है। नहीं, संवेग तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है। याद कर लेना, चाहे वो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो चाहे वो अप्रत्यास्थ टक्कर हो, संवेग दोनों में क्या रहता है? संरक्षित रहता है, सेम रहता है। तीसरा बोलता है संवेग संरक्षित एवं गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। भैया मोमेंटम तो हर किसी में कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। हो क्या रहा है? पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में जब दो बॉडी की आपस में टक्कर होती है तो वो आपस में सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। और मान लो जैसे ही दोनों की टक्कर हुई तो उस समय क्या होगा? गतिज ऊर्जा की बहुत ज्यादा हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित नहीं रहती है। और मोमेंटम दोनों में क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया था कि पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए मान कितना होता है, ई का मान किसके लिए कितना होता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, धीरे धीरे सारे टॉपिक इस पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं भी पढ़े होंगे तो भी इसमें सिलेबस लगभग मैंने कवर करा रखा है आपको। आप देख रहे होंगे हर एक टॉपिक को यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग को हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। घूमने से किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण, है ना, इनर्शिया बोल रहा है। कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहा है। बल आघूर्ण जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। आई अल्फा टॉ है, तब इसका संबंध क्या होता है? तो डायरेक्टली मैंने आपको बता रखा था कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम आई बोलते हैं, इनटू यहां पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, कोणीय त्वरण, है ना, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। तो ये इसका रिलेशन बन जाएगा। तो टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। थ्योरी में सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। कोई मुझसे ये नहीं कह सकता है कि गुरुजी ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर जिसने थ्योरी पढ़ी हुई है उसको सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी में लिखाए हुए हैं। इतने कम समय में थ्योरी जितनी हो सकती थी मैंने आपको पूरी करा रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किसी संगीत समारोह में, ठीक है, बोल रहा है कहीं क्या हो रहा है? संगीत समारोह हो रहा है। वाद्य यंत्र बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से संकुचित करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? ऐसा बोल रहा है। आपने देखा होगा कोई गिटार वादक है, वो पहले ना उसको चेक करता है, समायोजित करता है, तारों को अच्छे से क्या करता है? जॉइंट करता है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। केवल ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करता है। केवल ध्वनि का आयाम बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करता है। सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ समायोजित करने के लिए ऐसा वो करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट, और जो अदर इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को साथ लाने के लिए वो ऐसा करता है। ठीक है, आज PDF में आपको कोई गलती मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आज ये PDF खुद मैंने बनाई हुई है। मैंने कहा भैया तुम्हारे बस की नहीं है, आज मुझे दिखाओ कैसे PPT बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कलर एक ही रखा है मैंने, क्योंकि मेरे को समय बहुत लगता, तो मैंने क्या करा? कलर एक ही रखा। लेकिन आपको गलती आज की PDF में एक भी नहीं मिलेगी, सिंगल गलती आपको नहीं मिलेगी आज।
अगला, गहराई के साथ द्रव का वस्तु का दाब क्या होता है? बोला जैसे जैसे गहराई होगी, है ना, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रेशर लग रहा है, हम और नीचे चले गए, तो यहाँ पर जैसे जैसे गहराई में हम जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ में हम जाएंगे, तो भैया जो हमारा क्या है, दाब है, जो हमारा प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? आप खुद सोचो, जैसे जैसे आप जमीन के अंदर जाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर का मान बढ़ते रहेगा, आपके ऊपर से प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। आप पानी के ऊपर हो, आपको प्रेशर नहीं लगेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि गहराई पर जाने पर उत्प्लावन बल का मान भी इंक्रीज होता है। बियॉन्ड फोर्स जो है वो हमेशा बढ़ते जाता है गहराई में जाने के साथ। अगर बियॉन्ड फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब जो हमारा क्या प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण होगा। एक समान वेग है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, एक समान वेग के साथ चल रहा है। एक समान वेग कहने का मतलब है वेग में चेंजेस नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो एक्सेलरेशन कहां से होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि किसी ए क्षेत्र है ना, बोला ए क्षेत्र वाली कुंडली में धारा आई बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण m क्या होगा? डायरेक्टली फॉर्मूला होता है m बराबर IA, और फेरों की संख्या n है तो यहाँ पर n से गुणा कर दो, तो m बराबर NIA, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक हो गया। बोला इफ द कॉइल विथ एन एरिया ए कैरीज a current I and has n turns, then its magnetic momentum कैपिटल M will be क्या होगा, आपको बता दिया है, M बराबर I N A होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलाता है। कौन पता चलाता है भैया? पता चलता कैसे चलता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का? द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूडेड करंट इन द डिटरमाइन इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। जो इंड्यूस्ड करंट है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी जो दिशा का पता है वो किससे लगता है? आप कहोगे लेंज के नियम से वो पता चलता है। अब लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम ये कहता है कि जिससे धारा उत्पन्न हो रही है ये उसी का विरोध करता है। जिससे धारा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसी का ये विरोध करता है। इसे हम बोलते हैं लेंज का नियम, और इसी से हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा नहीं है भैया? गामा किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, लेकिन जो अल्फा किरणें हैं वो कहां से निकलते हैं? हीलियम नाभिक से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? वो हीलियम के नाभिक से निकलते हैं। कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। इसी वजह से ये वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि L क्या है? प्रेरकत्व है। R क्या है? प्रतिरोध है। प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है, तब L बट्टे R की विमाएं क्या होंगी? बोल रहा है इफ L एंड R रिप्रेजेंट इंडस्टैंड, ठीक है, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन द डिटरमाइंस देन द। अगला क्वेश्चन है यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा
अगला क्वेश्चन है, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं तब L अपॉन R की विमा होगी। इफ L एंड R रिप्रेजेंट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली देन द डायमेंशन ऑफ L अपॉन R विल बी। बहुत बार मैंने आपको भेजे थे ये क्वेश्चन ग्रुप के अंदर। L अपॉन R की जो फिक्स डायमेंशन होती है वो क्या होती है मेरे भाई? T होती है, आपको पता होना चाहिए। L ये ऐसा लिखा है देखो, M0 L0 T-1 है इसका मतलब, तो ये T-1 नहीं होता है। M0 यहाँ पर लिखा गया है दूसरा M0 LT1 नहीं भैया, ये होता है M0 L0 T होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का पलायन वेग उसके किस पर निर्भर करता है? ऐसा कह रहा है इसके वेलोसिटी कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रख लेना। इसके वेलोसिटी क्या होता है? √2gre होता है, ठीक है। अब देखते हैं द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। भैया द्रव्यमान तो यहाँ है ही नहीं, तो ये तो सीधे सीधे गलत कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास गलत हो जाएगा। द्रव्यमान भैया द्रव्यमान की बातें तो यहाँ की नहीं गई है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि गलत बोल दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मास नहीं, कहाँ द्रव्यमान नजर ही नहीं आ रहा है। द्रव्यमान के व्युत्क्रम, अरे द्रव्यमान तो नजर ही नहीं आ रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है मेरे भाई। ये एकदम राइट आंसर बोल दिया है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यहां मास नजर नहीं आ रहा है हमें। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रगमन से जो राशि संचरित होती है वह कौन सी है? भैया वह ऊर्जा है। कौन सी है? ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली आंसर याद करना है। बोल रहा है द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड बाय द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द मीडियम इज, क्या होता है? एनर्जी होता है, ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत विभव का मात्रक होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, V = W/Q होता है। भैया W क्या है? कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बट्टे चार्ज, चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका मतलब जूल बट्टे कूलाम कहीं नजर आता है? जूल गुणा कूलाम नहीं होगा, जूल बट्टे कूलाम इंटू न्यूटन नहीं होगा, जूल बट्टे कूलाम बट्टे जूल। अरे भैया ये क्या लिख दिया है? कहीं कुछ तो लोचा है। क्या होता है? जूल बट्टे कूलाम ही तो होता है। V = W/Q होता है, जूल बट्टे कूलाम होगा। जूल बट्टे कूलाम, ये न्यूटन गलत लिखा दिया है, कूलाम बट्टे जूल नहीं होगा, कूलाम नहीं होगा। तो इसको या तो उल्टा करो, ये तो गलत है। जूल यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ना इसको अपॉन कर देता हूँ, ठीक है। पहले वाले को ही सही करेंगे हम, इसको इनटू नहीं करता, अपॉन कर देता हूँ, ठीक है। ये अपॉन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कर लो? अपॉन कर लो। तो जूल अपॉन क्या होता है? कूलाम होता है। बस आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका मतलब सारे डायमेंशन, सारे यूनिट आसानी से निकाल लोगे। अगर आप लोग कहते हो, आप लोग अगर मुझसे कहते हो कि गुरुजी 11 सॉरी जितने भी फॉर्मूले हैं, टोटल जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे एक साथ लिखा दो, मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूं। कम से कम नहीं भी है, कम से कम नहीं भी है, टोटल फॉर्मूले अगर आप फिजिक्स के अंदर देखें तो लगभग 90+ फॉर्मूले हैं। मैं आपको एक ही वीडियो में करा सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो सभी बच्चों का मुझे कमेंट चाहिए, सारे बच्चों का अगर कमेंट आ जाएगा, जितने बच्चों ने बैच खरीद रखा है, कम से कम 130 बच्चों से प्लस बच्चों ने बैच खरीद रखा है, 130 बच्चों ने अगर लिख दिया कि यस गुरुजी सारे फॉर्मूले एक साथ ले आओ, तो मैं कल ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये बात रही आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगला, आवेशित आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है? भैया बोल रहा है आवेश का खोखला गोला, क्या बोला है? होलो स्फीयर बोल रहा है। अ चार्ज्ड होलो स्फीयर, एक चार्ज्ड होलो स्फीयर है। जब होलो स्फीयर होगा तो इस होलो स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसके सरफेस पर होता है। डज नॉट प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर नहीं करेगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, ठीक है। तो E = F/Q, E = F/Q होता है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट नहीं होगा? जब क्या नहीं होगा? चार्ज ही नहीं होगा। और इसके अंदर चार्ज नहीं है तो इसके आंतरिक बिंदु पर क्या हो जाएगा? कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आवेश का खोखला गोला है, ये अचार्ज्ड होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये खोखला है। जहां चार्ज नहीं है
हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा किसी आंतरिक बिंदु पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विभव क्रमशः E तथा V है। E और V में संबंध लिखिए। डायरेक्टली मैं आपको संबंध बताना चाहूंगा। E इक्वल टू V अपॉन R होता है, या कहीं आपको ऐसे भी मिल सकता है V इक्वल टू E इंटू R। बात दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ R इन्होंने अपॉन में भेज दिया है और यहाँ इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे सारे क्वेश्चन, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना उसी PDF के अंदर आ जाएंगे। मैंने बोला है, बस आपकी मर्जी है। अगर 130 कमेंट आ गए समझो आपको वीडियो मिल गई। 130 से एक कमेंट भी कम रहा, चलो 100 कमेंट। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लेट में देखते हैं। 100 कमेंट की बात रही, 100 कमेंट आ गए तो वीडियो मिल जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिसकी गति ऊर्जा समान है को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। पथ की त्रिज्या होगी भैया, कैसी त्रिज्या होगी पथ की? अब यहाँ पर आएगा साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला, जो कि क्लास 11th में है साइक्लोट्रॉन। अब देखो लिखा तो सिलेबस में है कि भैया हम 9 और 10 का पूछेंगे, लेकिन इसमें अधिकतर टॉपिक ऐसे हैं जो 11th और 12th में है, याद रखना। तो साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू mb अपॉन QR। ये फॉर्मूला होता है। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान है, ठीक हो गया, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र और क्या Q R बराबर mb अपॉन QR, सॉरी R इक्वल टू नहीं होता है, मैंने कुछ गलत लिख रहा हूँ। B इक्वल टू mb अपॉन होता है ना, B इक्वल टू, हाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की बात चलती है। B इक्वल टू mb अपॉन QR होता है। तो यहाँ से ये तो समान है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रक्षेपित होता है। तो पथ की त्रिज्या और किस में रिलेशन बता रहा है? त्रिज्या बता रहा है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे गुरुजी कैसे होगा? तो डिटेल में ही बता देता हूँ कैसे होगा। देखो ये R यहाँ जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैं BQR इक्वल टू mb, हाँ कि ना? तो भैया चार्ज दोनों में सेम होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में चार्ज सेम है, और B क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इन दोनों को तो हटा दो, इनका तो कुछ काम ही नहीं है। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या बचा हमारे पास? मास बचा। इसका मतलब जो त्रिज्या है वो किस पर डिपेंड करेगी? मास पर डिपेंड करेगी। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा या प्रोटॉन का मास ज़्यादा? आप कहोगे गुरुजी प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज समान होता है, मास दोनों पर अलग अलग होता है। याद रखना मास प्रोटॉन पर ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन क्या है? पथ की त्रिज्या होगी प्रोटॉन के लिए अधिक होगी भैया, साफ बात है। क्यों होगी? जिसका मास ज़्यादा उसकी त्रिज्या भी ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पर बातें बता देता हूँ। R प्रोपोर्शनल टू m है, अगर ऐसे लिखा होता R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m तो क्या होता? इसका मतलब है उल्टा हो रहा है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं m को बढ़ाऊंगा ना तो R कम हो जाएगा, और अगर मैं m को कम करूं तो R बढ़ जाएगा। एक दूसरे का उल्टा चलता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो चीज़ें यहाँ चलेंगी वही चीज़ें यहाँ भी चलेंगी। तो m जिसका ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या भी ज़्यादा होगी। पहला ही ऑप्शन है, प्रोटॉन के लिए अधिकतम होगा, और प्रोटॉन के लिए मास ज़्यादा होता है तो त्रिज्या भी क्या होती है? ज़्यादा। ये प्रोपोर्शनल की कहानी मैंने आपको बता दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अच्छा प्रैक्टिस सेट है आज का, तो मजा आ गया क्वेश्चनों में, है ना। अगला क्वेश्चन, एक गोताखोर समुद्र में 30 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, उस पर लगने वाला कुल दाब का मान बताओ भैया, है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए। दाब का मान पूछा है, मैंने आपको बताया था P इक्वल टू क्या होता है? ρGH होता है, ठीक हो गया। ρGH होता है, बिल्कुल होता है। हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं भैया? हमें एक तो डेंसिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है डेंसिटी? 1000 दे रखी है, तो डेंसिटी की जगह 1000 लिख देता हूँ। इनटू भैया और क्या दिया गया है? 30 दिया गया है, H का मान 30 दिया गया है, ठीक हो गया। और क्या दिया गया है? कुछ और दे रखा है क्या? मीटर में दे रखा है, यहाँ केजी में दे रखा है, मीटर केजी बट्टे मीटर क्यूब। और ये तो हमें क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, इसको डिवाइड 1.0 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और G का मान हम 10 रख लेते हैं, ठीक है। G की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 9.8 होता है G की वैल्यू, लेकिन हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर? 10 रख लेते हैं अप्रॉक्स में। तो इसको गुणा भाग करो, 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 10 की घात 5। ये तो P आ रखा है, ठीक हो गया।
भैया हमें ये भी तो दे रखा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना है 1 इंटू 10⁵ दिया है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना है। इससे एक दिया, आंसर कितना आ गया 3। ऑप्शन कहीं 3 वायुमंडलीय दाब। देखो अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P = ρ GH। एक स्तंभ के कारण जो दाब लगता है वो ρ GH होता है। ρ यहाँ घनत्व है, G यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, H यहाँ पर हाइट है। वो लगा था 30 मीटर की गहराई पर, ठीक है। डेप्थ ऑफ 30 मीटर, तो 30 मीटर ये रखा मैंने। रो का मान दे रखा था 1000, तो यहाँ पर 1000 रख दिया। ये जी का मान 10 रख दिया, गुणा भाग करा, ये आ गया पी। ये पी तो था, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1 इंटू 10⁵ है। तो भैया ये तो टोटल का मान था, हमें अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये किसका मान निकल जाएगा, वायुमंडलीय दाब निकल जाएगा। तो 3 वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कई बच्चे बोले थे कि गुरुजी क्या न्यूमेरिकल भी डाले हैं इसमें? हाँ, ऐसे ही न्यूमेरिकल डाले हैं भाई, बेहतरीन न्यूमेरिकल डाले हैं। जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? अरे बेसिक क्वेश्चन है। मैंने कहा ये पानी है, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, पानी है। तुमने कहा गुरुजी ये जम गया तो इसके पार्टिकल पास पास आ गए होंगे ना, ठोस बन गया है। ठोस के पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो मुझे बताओ इनके बीच की दूरी घटी की बढ़ी? अरे कम हो गई ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, डिक्रीज। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। जब भी पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता आ जाएगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, भैया इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो क्या होती है? आप बोलोगे गुरुजी 1 होती है, 100% होती है। ठीक हो गया, तो 1 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। हमेशा देखो थ्योरी भी डाले हैं, न्यूमेरिकल भी डाले हैं, सब कुछ डाले हैं, कॉन्सेप्ट भी डाले हैं, टेंशन मत लो आप लोग। अगला, समतापीय प्रक्रिया में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। Q बराबर ΔU + W कराए थे, नहीं कराए थे? ये आंतरिक ऊर्जा थी, है ना, इंटरनल एनर्जी थी। ये चार्ज था और ये वर्क था। ये पहला नियम था, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम था। तो वहीं से क्वेश्चन बनना है। समतापीय, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है। समतापी प्रक्रिया में आदर्श गैस को, जो आदर्श है ना, जो हमारी क्या है, आइडियल गैस है, उसको जो हम ऊष्मा देते हैं, हमने क्या करा, कोई आइडियल गैस थी उसको ऊष्मा दी, है ना, हीट दिया, तो उससे क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है भैया जो ऊष्मा है वो बाह्य कार्य करने में खर्च हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और याद रखना, समतापी प्रक्रिया में जब क्या होता है, आइडियल गैस, आदर्श गैस होती है, उस समय जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट रहती है। इंटरनल एनर्जी जो रहती है मेरे भाई वो कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है, चर रहती है, जो बदलती नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है चुंबकीय यायावरण तथा भौगोलिक यायावरण, नहीं, चुंबकीय यामोत्तर लिखो भाई इसे। कोई बात नहीं, आज मैंने पीपीटी बनाई तो एक गलती मिल गई मुझे, है ना, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर यामोत्तर आएगा। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। नति कोण कहते हैं? नहीं भैया, ये विक्षेपक कोण में लिखो, दिक्पात का कोण लिख दो। यहाँ पर क्या लिखो? दिक्पात का कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। तो भैया चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो एंगल होता है उसे हम दिक्पात का कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक गलती मिल गई आज की पीपीटी में, लेकिन गलती ऐसी नहीं थी, बहुत मामूली गलती नजर आ गई। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा मेरे भाई, देख लेना। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का जो गमन पथ होगा वो परवलयाकार होगा, पैराबोलिक होगा मेरे भाई। दीर्घ वृत्ताकार मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा, और वृत्ताकार भी मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोई कण त्रिज्या r वाले वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेमी सर्कल्स इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी। बोला इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए मैंने आपको थ्योरी की क्लास में पढ़ाया हुआ था। ये एक सर्कल है ना, इसका सरकमफ्रेंस जो इसकी परिधि होती है, इसकी परिधि कितनी होती है?
2 पाई आर होती है। ठीक हो गया। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो ए से कहाँ जा रहा है, बी पर पहुँच रहा है और इसके जो रेडियस है वो कितना है, आर रेडियस है। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पर पहुँचेगा। तो क्वेश्चन से हमसे ये पूछा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, और हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल एंड फाइनल के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो कि वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी आर हो जाएगा। तो आर और आर को यदि मैं जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 2r। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस से पूछता तो पूरा तो कितना होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन आधा ही घुमा है तो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। दो की दो कंडीशन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर इसका विस्थापन पूछ रखा था और विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और अगर हम पाई आर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक तार में, है ना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि रेड कलर में हमें दिक्कत है। एक तार में भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है l। ठीक है, भार में लंबाई हो जाती है, सॉरी बोल रहा है कि इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। कह रहा है व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट mg द वर्क डन इज द प्रोसेस इज। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, 1/2 mg। डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 1/2 mg। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कोई तार था, इस तार पे मैंने यहां पर भार लटकाया mg जो कि नीचे की ओर लगेगा, बोल रहा है तो इसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, है ना, किया गया कार्य तो 1/2 कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है एक तोप का गोल बीच में ही हवा में फट जाता है। ठीक है, अ कैनन बॉल्स एक्सप्लोड इज मिड एयर। ठीक हो गया, इसके लिए सही विकल्प है द करेक्ट स्टेटमेंट इज। भैया क्या करेक्ट होगा, क्या इसमें से सही होगा। मैंने पहले भी बताया था ये तोप जा रहा है, ये तोप फट गया। जैसे ही तोप फटेगा तो जिसके पार्टिकल थे वो बहुत तेजी के साथ इधर उधर को फैलने लगेंगे, और बहुत तेजी के साथ इधर उधर फैलने लगेंगे। इसका मतलब हो गया इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। शायद अभी तक जो 14 प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, वहां शायद गतिज ऊर्जा की सिस्टम नहीं था, वहां संवेग पूछा होगा। ठीक है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण। ठीक हो गया, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन। बोल रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन कितना होता है ये पूछ रहा है, तो आप बोलोगे कितना होता है, 1 होता है। समतल दर्पण का जो क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन होता है, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। और क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई I बट्टे क्या होता है, वस्तु की लंबाई, यह हम इसे h डैश करते हैं, इसे I डैश लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की हाइट, और ये क्या हो गया, वस्तु की हाइट। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे 25। ठीक है, ध्यान से देखना केमिस्ट्री क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा तत्व उदासीन गुण प्रदर्शित करता है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट कैटलिस्ट, है ना, करेक्टरिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। ये क्या है, उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करता है। भैया उत्प्रेरक लिखो, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैटलिस्ट हम जिसे बोलते हैं। जो उत्प्रेरक क्या होता है, मैंने बताया था रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। पहले बताया था कि जो उत्प्रेरक होते हैं इनका काम क्या होता है, सुनिए। रिएक्शन बहुत धीरे धीरे चल रही थी, हमने इसमें एक उत्प्रेरक डाल दिया तो ये रिएक्शन को बहुत तेजी के साथ कर देगा। या फिर रिएक्शन बहुत तेज चल रही थी, हमने कैटलिस्ट डाला, उत्प्रेरक डाला, रिएक्शन बहुत धीरे हो गई। इसका मतलब ये हुआ जो उत्प्रेरक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, इनका काम ये होता है रिएक्शन को या तो तेज कर दे या रिएक्शन को धीरे कर दे। ठीक हो गया, और रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं भैया, ये उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करता है ना। ये क्या है, यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा Fe। क्या हो जाएगा, Fe। जो Fe है ना, ये क्या है, उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करता है। Fe क्या है, लोहा है, और लोहा जो होता है वो F ब्लॉक का तत्व होता है। क्या होता है, F ब्लॉक का तत्व होता है। तो ये कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, ये करता है उत्प्रेरक गुण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है। भैया लाल को नीला करता है, ठीक है। इसका पीएच मान संभवतः क्या हो सकता है। देखो लाल को नीला कर रहा है, पहले अम्ल और क्षार के
के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, अम्ल को हम बोलते हैं एसिड। भैया एसिड क्या होता है, जिसके पीएच वैल्यू क्या होती है 7 से कम होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है कम होती है। और जो क्या करते हैं, देखो अम्ल में लाल आ रहा ना, तो अम्ल लाल करते हैं। लाल किसे करेंगे, जो ब्लू को रेड करते हैं, जो नीले को क्या करते हैं लाल। कई सारे बच्चों को ना याद करने में दिक्कत होती है, तो याद रख लो अम्ल, लो आ रहा है तो लाल होंगे, अम्ल लाल करेंगे। अब लाल किसे करेंगे, नीले को। और इसका दूसरा है क्षार, जिसे बोलते हैं हम क्या, बेस बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेस। बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है। और अगर ये नीले को लाल कर रहा है तो ये लाल को क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है, सभी अम्लों में H+ आयन पाया जाता है, सभी क्षारों में OH- आयन पाया जाता है। ठीक है, बोल रहा है लाल को नीला कर रहा है। भैया लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षार होगा। क्षार होगा तो पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, और 7 से ज़्यादा किसी में दिख रही है, अम्ल का है, अम्ल का है, अम्ल का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 10। और 10 पीएच मान किसका होता है, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये कहता है निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पहचान कर लिखिए। ऑक्सीकारक बोला है ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक हो गया, तो भैया एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। मैं रिएक्शन को यहाँ पर लिखूंगा MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, यहाँ पर 2 लगा दो। ये रिएक्शन है। देखो जिसमें ना ऑक्सीजन की कमी होती है उसे बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। यहाँ MnO2 था, यहाँ से O हट गया। देखो यहाँ Mn के साथ O2 था, यहाँ हट गया, तो इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ देखो HCl था और यहाँ पर HCl था और यहाँ से क्या बन गया है H2O, यहाँ O जुड़ गया है, तो ये ऑक्सीकारक हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण है। अब क्वेश्चन इनमें से नहीं पूछा है, तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन कहते हैं। इसका उल्टा हाइड्रोजन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीकारक कह रहा है, ऑक्सीडेशन कह रहा है। तो यहाँ पर जो MnO2 है ना, इसका ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है MnO2। और S का मतलब क्या है, ये क्या है, S का मतलब क्या होता है, सॉलिड है। ठीक है, और यहाँ पर AQ लिखा मिलेगा, ये लिक्विड है। ठीक हो गया, और जहाँ पर G लिखा मिलेगा तो ये गैस है। तो यहाँ पर ये क्या है भैया, MnO2 का तो अपचयन हो रहा है और HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। और ध्यान से सुनना, MnO2 का ऑक्सीकारक हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर ये। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं। भैया जो हमारे टायर होते हैं ना, वाहनों के टायर होते हैं, ये टायर होते हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो आसान सा आंसर इसका है ब्यूना एस होता है। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जो ब्यूना एस होता है उससे ही हमारे क्या बनते हैं, टायर बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें क्या समझाऊं, डायरेक्टली याद करना है आपको। अगला है परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाने वाला तत्व है। बोल रहा है वेरिएबल विच एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल कंडक्टिविटी। भैया बोल रहा है जो संयोजकता है परिवर्तनीय, मतलब जिसकी जो संयोजकता है वो बदलते रहती है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, Na क्या होता है, 11 परमाणु क्रमांक 2 8 1। इसकी संयोजकता तो 1 होती है भैया। K होता है हमारा कितना 20, तो इसका होता है 2 8 8 2। ठीक है, हाइड्रोजन 1 होता है। और Fe ना आपने देखा होगा जो फॉर्मूले बनते हैं ना वो संयोजकता से ही बनते हैं। मैंने आपसे एक चीज पूछूं, मैं आपसे मैंने कहा भैया HCl ही क्यों बना, तुमने इसको H2Cl क्यों नहीं लिखा, तुमने इसको HCl2 क्यों नहीं लिखा। कारण है क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है, देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ। यहाँ H लिखो, यहाँ Cl की संयोजकता भी 1 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 होती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ, तो HCl आ गया। आपने कभी सोचा कि H2O ही क्यों बनता है,
आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा H3O क्यों नहीं बनता है? आपको पता है इसका रीजन मैं समझाता हूँ, आओ ठीक है, हल्का सा बहुत बता देता हूँ। H और O की रिएक्शन, भैया H का एक होता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इस 2 का इंटू यहाँ करो, इसका इंटू यहाँ, तो H के साथ 2 आ गया H2 और ये हो गया O। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुजी आप ये कैसे लिख रहे हैं, तो भैया ये कैसे लिख रहे हैं थोड़ा सा इसको भी समझा देता हूँ। देखो ऑक्सीजन होता है परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6, और हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक जो हमारे क्या होता है, ये तत्व होता है, जो हमारे क्या है तत्व है ऑक्सीजन है, ये प्रयास करता है कि जो इसका लास्ट सबसेल है ना, जो लास्ट इसका उपकोष है वो फुलफिल रहे, उस पर 8 इलेक्ट्रॉन रहे। कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8। अब भैया 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है, क्या कर सकता है? 2, तभी हमने यहाँ पर 2 लिख रखा है। ठीक हो गया। ऐसे Cl का 17 होता है, 17 मतलब 2, 8 और 7। अब देखो 7 है, इसको 8 होना चाहिए था, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? 1, तो यहां पर इसकी संयोजकता हमने 1 लिखी। ठीक है, तो ऐसे ही जो Fe है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, आपने ऐसा देखा होगा Fe3O, Fe2O3 और Fe3O4, ऐसा आपने देखा होगा, है ना, देखा होगा, बिल्कुल आपने ऐसा देखा होगा। तो मेरे को ये बताइए ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी संयोजकता बदल रही होगी। तो इनमें से ना जो Fe है, जो क्या है Fe है, ये अपनी संयोजकता को ना बदलते रहता है, तभी तो अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो जो परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है वो कौन है? Fe है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ में आ गया होगा चीज़ें, है ना। अगर मुझे समय मिलता तो मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाता, फिर आप कहते गुरुजी केमिस्ट्री भी इतनी आसान है। बहुत आसान है केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी आसान केमिस्ट्री है, लेकिन बस शर्त यह है कि उसे समझना है ना। मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्वेश्चन कहता है तांबे का अयस्क है, बोल रहा है विच इज़ एन ओर ऑफ कॉपर। कॉपर का अयस्क क्या है भैया? बाक्साइड। बाक्साइड किसका अयस्क होता है? बाक्साइड होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक हो गया। मैकेलाइट ही इसका आंसर हो जाएगा। जो मैकेलाइट है वो किसका एक ओर है? वो तांबे का एक ओर है। कार्नेलाइट किसका ओर है भैया? Mg का। किसका है? Mg का है। और सीडेराइट किसका एक ओर है? वो Fe का है। किसका है? Fe का। तो नोट कर लेंगे, बाक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, और मैकेलाइट किसका है? तांबे का है। कार्नेलाइट Mg का है। सीडेराइट Fe का है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न तत्वों में से किसकी वैद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? भैया जी देख लेना, वैद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप ना आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाओगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे, तो जो वैद्युत ऋणात्मकता है वो इंक्रीज होती है। जो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज होती है। कहाँ से कहाँ तक जाने में भैया? लेफ्ट से राइट जाने में। अब देखो जब इनको देखोगे ना, ये एक ही उसके एलिमेंट हैं हमारे लिए। सॉरी, होता है हो ही लिया बेबी ना मग अल सी पस आर किलो का। आगे को बढ़ेंगे तो जब तुम यहाँ से यहाँ की ओर जाओगे ना, इन सब की वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। अगर पूछता सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आप बोलते गुरुजी ये S नजर आता है। और सबसे कम वैद्युत ऋणात्मक तत्व की बात पूछा है तो Na हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा गुण प्रकाशिकी गुण है? टिंडल प्रभाव, स्कंदन, वैद्युत कण संचरण, उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज? भैया जी प्रकाशिकी गुण टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अंतराण्विक बल अधिकतम पाया जाता है। बोला जो अंतराण्विक बल है ना वो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? Which elements has the highest intermolecular force? किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? ठोस अवस्था में सल्फर के अंदर सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल पाया जाता है। किसके अंदर? सल्फर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
एक क्वेश्चन परसों पूछा था ना, H2O पानी है, H2S गैस है, ऐसा क्यों? हाइड्रोजन बंद की वजह से। अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के लिए। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए जो वेग नियतांक है जो हमारा क्या है भैया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है भैया? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, कहीं नजर आता है? ऑप्शन नंबर सी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जल गैस में मिथाइलिन अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। भैया जी, जल गैस से मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल जिसमें OH होता है, ध्यान रखना, के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है भैया? डायरेक्टली याद रख लेना, CuO ZnO Cr2O3। ये क्या है? जल गैस से मिथाइल अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है? कैटेलिस्ट होता है। क्या होता है? कैटेलिस्ट होता है। और कैटेलिस्ट क्या होता है? जो किसी रिएक्शन को या तो तेज करता है या फिर धीरे करता है। अगला, किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, विच इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूट। भैया पहले तो ये बताओ, संतृप्त विलयन, संतृप्त होता क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके लिए C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त कहलाता है। असंतृप्त C और C के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड, भैया बोल रहा है कि विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, जिसे बोलते हैं घुलनशीलता। क्या कहते हैं? घुलनशीलता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम भरी जाती है, ऐसा क्यों? यह सबसे हल्की आखिरी गैस है? नहीं, यह हवा से बहुत हल्की है तथा अज्वलनशील गैस है। बोल रहा है ये क्या है? ये हल्की गैस है। और ये क्या है? अज्वलनशील है। ये जल्दी रिएक्शन नहीं करती है किसी भी चीज़ से, इसी वजह से गुब्बारों के अंदर इसको भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तीसरा कहता है एसिटिक अम्ल CH3COOH का सामान्य नाम क्या है? भैया CH3COOH का सामान्य नाम क्या है? अगर रिएक्शन इसकी, अगर तुम इसका फिगर बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, 3 H हो गए, ये हो गया H H H, और अगर यहाँ पर OH अगर ऐसा लिखना चाहो तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इस C के तो क्या है भैया? 2 ही बॉन्ड बन पाए, तो ये गलत हो जाएगा। इसके 4 बनाने पड़ेंगे ना। ये हो गया, इसको ऐसे करो, अब सही है। देखो C के 4 हो गए ना, पूरे C के 4 होते हैं बॉन्ड हमेशा, ठीक है। तो भैया 1 और 2, तो इसका मतलब जब 1 C होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। जब 2 C होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो आंसर तो एथ वाला आएगा, प्रोपेन आएगा नहीं, ठीक है। मैथ आ नहीं सकता है, क्या आएगा? एथ आएगा। तो एथेनॉल होगा या एथेनोइक अम्ल होगा? जल्दी से बताएंगे, सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड या एथेनॉल? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, ये एक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे, है ना, जल्दी से ऑप्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? भैया ब्यूटेनॉल है, क्या है? ब्यूटेनॉल। ऑल आ गया ना, तो ब्यूटेनॉल में जो क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है? मैंने आपसे बोला था कि कहीं पर अगर ऑल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑल आ जाएगा, अल आ जाएगा, तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? ये होता है OH, ठीक हो गया। क्या पढ़ते हैं? OH पढ़ते हैं। तो याद रखना ये फंक्शन ग्रुप है किसका? ब्यूटेनॉल का। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोल रहा है जब कॉपर सल्फेट, कॉपर होता है Cu, सल्फेट होता है SO4, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा मतलब Fe को जब डाला जाता है तो कॉपर व सल्फेट बनते हैं, कॉपर व फेरस सल्फेट, ठीक है। कॉपर और फेरस सल्फेट बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है मेरे दोस्त? आपको पता होगा कि जब यहाँ पर Cu था, इस Cu की जगह क्या आ गया? यहाँ Fe आ
आ गया, ये Fe उठ के यहाँ चले गया, ये Cu हट गया। इसका मतलब इस Fe ने ना इस Cu को क्या कर दिया, हटा दिया। कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, तुम कहोगे गुरुजी Fe ज़्यादा पावरफुल होगा, तभी तो इसने Cu को हटा दिया है, ऐसे तो कहोगे। अगर Fe ने Cu को हटा दिया है इसका मतलब ये पावरफुल है, और एक जने ने दूसरे जने को हटा दिया तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। बोल रहा है सर्वाधिक क्वथनांक, विच एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक पॉइंट होगा। भैया ग्लूकोज और यूरिया तो दो क्या होते हैं, ये तो क्या होते हैं भैया, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया का क्वथनांक बिंदु कुछ होता ही नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, अब 0.01 KNO3 या Na2SO4 जल्दी से बताएंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2SO4। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है चार तत्व A B C D के मानक अपचयन विभव, ठीक हो गया, विच एलिमेंट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एबिलिटी। ठीक है, अपचयन विभव क्रमशः माइनस का 2.90, 1.50, -7.4। पहले माइनस वालों को एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। इस 0.74 माइनस का है, और इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 0.34, 1.50। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है, जो सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होगा कौन सा होगा। तो भैया मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी कराए थे, ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा इसमें अपचयन विभव किसका होगा, आप कहोगे गुरुजी इसका होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा अपचयन विभव होगा वही सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। तो सर्वाधिक प्रबल 1.50, और 1.50 कहने का मतलब नहीं 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 कुछ गलती। चार तत्व A B C D D के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने 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 हैं बोलते हैं, इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक, अच्छा सर्वाधिक प्रबल अपचायक बोल रहा है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो सबसे कम जो सबसे कम होता है उसका ही वही सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये सर्वाधिक प्रबल अपचायक है और ये सबसे कम है। मैं लिख देता हूँ, ये कम है और ये अधिक है, तो अधिक ही हमसे पूछ रहा है, तो ये पहला वाला ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो भैया बताएंगे ये तत्व क्या हो सकता है। विच मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ हाई मेल्टिंग कंपाउंड दैट इज वाटर सॉल्यूबल। तो भैया इसे क्या कहेंगे, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, वह हो सकता है कैल्शियम। क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है अथवा एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। भैया एसिटिक एसिड क्या होता है, ध्यान से देखना। एसिटिक हाइड्रोजन एटम से एसिटिक एसिड होता क्या है, फॉर्मूला लिखो, CH3COOH होता है। ठीक हो गया, क्या होता है, एसिटिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। तो भैया CH3COOH अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, अम्लीय, ध्यान से सुनना, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, बोल रहा है हाइड्रोजन एटॉमिक आर प्रेजेंट इन एसिटिक, है ना, एसिटिक एसिड के अंदर। तो जब तुम इसकी रिएक्शन करोगे ना, आपको पता है CH3COO ये तो माइनस का होता है और H किसका होता है, प्लस का होता है, तभी तो ये अम्ल बनता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि अम्लों में H+ आयन पाया जाता है, तो ये H+ आयन है। तो कितने हैं इसमें, एक है, तो कितना हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर। ठीक है, एक ही तो है। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है मेरे भाई, एक ही है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये रहा।
क्वेश्चन कहता है एल्कोहलों के ल्यूकांश परीक्षण में धुंधलापन किस पदार्थ के बनने के कारण उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। क्वेश्चन ये था कि ल्यूकांश परीक्षण किसके लिए होता है, तो आप इससे क्या बनता है, इससे एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो एल्कोहलों के ल्यूकांश परीक्षण से धुंधलापन किस पदार्थ के बनने के कारण उत्पन्न होता है। डायरेक्टली आंसर याद रखना, एल्किल क्लोराइड की वजह से। किसकी वजह से, एल्किल क्लोराइड की वजह से धुंधलापन नजर आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रति अम्ल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एंटा एसिड, ठीक है। तो भैया ग्रासिप्रॉस है, फिनॉल है, ओम्ब्रोपेजोल है, डेटॉल है। आप जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम्ब्रोपेजोल क्या है, एक प्रति अम्ल है, एंटा एसिड है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है ना। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। पेट्रोल नहीं, जीवाश्म ईंधन नहीं, खनिज नहीं, सौर एवं पवन ऊर्जा, सोलर एंड, है ना, विंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इनमें से किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम है। बोला ये सारे के सारे क्षार धातुएं हैं, ठीक हो गया, एल्केली मेटल्स हैं। इनमें सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले वाले क्षार धातु में, दूसरी क्षार मृदा धातु में। तो पहले वाले मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, पहली वाली ट्रिक क्या था, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, यही तो बताया था मैंने आपको, है ना। ये क्या होते हैं, ये क्षार धातुएं होती हैं। क्या होती हैं, क्षार धातुएं हैं, एल्केली मेटल्स हैं। अगली आती हैं क्षार मृदा धातुएं, मृदा धातुएं, वो क्या होती हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी, ऐसे आगे को होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी। तो हमसे तो क्षारीय धातुएं पूछ रहा है, तो सबसे कम गलनांक किसका होगा। जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे तो गलनांक पॉइंट कम होते जाता है। तो इनमें से देख लो सबसे कम किसका है, जब इनको पता है तुम्हें सबसे कम किसका हो जाएगा, है ना। ये मैंने SC क्यों लिख दिया, हमारे लिए ना करो रब से होता है ना, रब से होता है, रब से, CS, ठीक हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक हो गया। तो ये आपको तरीके ना याद होने चाहिए, इसी वजह से मैं हर एक क्लास में आपको बताते रहता हूँ, है ना। जो हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है चीज़ें हल्की बहुत, जो आप पहली बार देख रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। समीकरण में X और Y का मान बताओ। BE2C प्लस XH2O एरो Y BeOH का होल ट्वाइज प्लस CH4। बोल रहा है X और Y कितना होगा। भैया X Y करने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ C कितना है, 1 है, यहाँ भी C 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, 4 और 2 6, तो यहाँ हाइड्रोजन 6 कैसे होंगे, है ना। Y भी तो बनाना है, Y की जगह भी तो कुछ रखना होगा। अगर Y की जगह, चलो ऑप्शन से रख लेते हैं, अगर यहाँ 2 रखूँ यहाँ 4 रखूँ तो क्या बन जाएंगे, 2 दूनी 4, और ये तो बनेगा ही नहीं ऑप्शन। क्यों, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, देखो 2 तो ये रहे, 4 ही हो जाएंगे, 6 4, ये तो गलत हो गया भाई, 2 और 4 तो मैं नहीं रख सकता हूँ, है ना। ऑप्शन से ही कर लेते हैं इसको, नहीं तो टाइम लग जाएगा हमें। अगर मैं 1 और 2 रखूँ, यहाँ 1 हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 1 कम 2, पहले ही यहाँ 4 हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करनी है हमें। अगला, अगर मैं X में 4 रख दूँ, यहाँ 2 रख दूँ, तो यहाँ देखो BE कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ भी BE कितने हो गए, अब 2 हो गए, ठीक हो गया। यहाँ C कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ C कितना है, 1 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे भाई, 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, ध्यान से देखना, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ये हो गए, तो यहाँ भी 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए, 4 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये, तो 2 दूनी 4 ये भी हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है,
ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। बहुत सारे बच्चे का कमेंट अच्छा भी आता है, कई सारों का कमेंट बुरा भी आता है, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहना। मैं फिर ये बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लेवल बहुत लो है। मुझे खुद पता है मेरे दोस्त कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। 1 से 1.5 महीने में ना जो पढ़ाया जा सकता है, जो जेन्युइन तरीका है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। आप मुझसे लेवल की बात मत कहो मेरे भाई, एनडीए वालों को भी मैंने फिजिक्स से पढ़ाई हुई है, आप मुझसे लेवल की बात मत कहो। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, इस लेवल की बात नहीं। वहां न्यूमेरिकल इतने खतरनाक आते हैं ना, हिला नहीं पाओगे, हिला। वो लेवल क्या होता है? तो भैया 1.5 महीने में ना जो मैं आपको पढ़ा सकता हूं वही पढ़ा रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि 10th है ना, आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, अब पहले क्या होता है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। हमने भी ऐसे ही पढ़ रखा था, बहुत बार दोबारा पढ़ा, अच्छी चीज़ों को समझा, तो पता चला कि हाँ, अगर मैं आपको वो न्यूमेरिकल लेके आ जाऊं, 1-1 1.5 पेज के न्यूमेरिकल करा दूं, तो क्या फ़ायदा उन न्यूमेरिकल का? भाई उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो लेवल चल रहा है एकदम मीडियम लेवल चल रहा है। मैंने बोला है आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चन है मैं और कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल है और कराऊंगा। न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम लाया हुआ हूँ, लाऊंगा न्यूमेरिकल, लेकिन जो थ्योरी है उसे तो तुम अभी याद कर लो पहले, ठीक है। तो ये लेवल की बात मुझसे ना कहें, मैंने हर बार आपसे बोला है कि मुझे पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, उसी अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लेके चल रहा हूँ। 1.5 से 2 महीने में जो आपके लिए हो सकता था वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी कामना के साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।